हेलो बुल ट्रैकर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट चर्चा। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं तो मैं लगातार आपसे शेयर कर रहा हूं कि मार्केट में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है और ये तेज़ी फंडामेंटल्स के बेसिस पर नहीं है, ये टेक्निकल्स के बेसिस पर है, डिमांड सप्लाई के बेसिस पर है। और तेज़ी की वजह क्या है वो भी आप जानते हैं कि वो एफआईआई की बाइंग है। और एफआईआई की बाइंग का डेटा आप देखिए तो ये थोड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि लगातार ग्लोबल मार्केट्स में हमें जिस तरीके की नेगेटिव खबरें देखने को मिल रही हैं उसके बावजूद वो इंडियन मार्केट्स में बायर बने हुए हैं। इनफैक्ट कल का दिन जब मार्केट्स नीचे थे उस दिन भी अगर आप देखिए तो एफआईआईज की फिगर्स जो हैं बाइंग की थी। तो एफआईआईज बाइंग क्यों कर रहे हैं उसका रीज़न भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो उसके दो रीज़न है। पहला रीज़न ये कि एफआईआईज को जो है मार्केट में सेलर्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि रिटेल जो है बाइंग नहीं कर रहा है इस लेवल पर, और इससे रिलेटेड डेटा भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। और अगर दूसरी तरफ देखें तो म्यूचुअल फंड्स भी अब जो है नेट सेलर बन गए हैं। अप्रैल के महीने में वो नेट सेलर थे और 2021 के बाद से उनकी सबसे बड़ी सेलिंग हमें देखने को मिली थी अप्रैल 2023 में। तो म्यूचुअल फंड्स जो है सेलर बन गए हैं। रिटेल वाले जो है कुछ खास खरीदारी नहीं कर रहे हैं, खरीदारी वो कर रहे हैं लेकिन काम कर रहे हैं। तो एफआईआईज को एग्जिट चाहिए। तो एग्जिट देने का क्या तरीका है कि मार्केट को आप चढ़ाइए। और मार्केट चढ़ाने का रीज़न क्या है? देखिए, जब एफआईआईज की को एग्जिट करना होता है तो वो ऊंचे लेवल पर ही करते हैं, वो आधे पौने दाम पर अपने शेयर्स को नहीं बेचते हैं। तो इसका एक अच्छा तरीका क्या है? सेक्टर रोटेशन करिए। आप एक सेक्टर में बाइंग करिए, चूँकि आपका कॉम्पिटिटर नहीं है, रिटेल वाले नहीं खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड नहीं खरीद रहा है, तो आप जो है बाइंग से मार्केट को ईजिली मूव कर सकते हैं। तो वो एक सेक्टर पर हाथ लगाते हैं, सेक्टर ऊपर जाता है और जैसे ही ऊपर जाता है तो वो उसको सेलिंग करते हैं। और सेलिंग करने के बाद बाइंग कौन करता है? तो मोस्टली रिटेल करता है। और इससे रिलेटेड मैंने डिटेल में आपके साथ डेटा शेयर किया कि किस तरीके से जिन स्टॉक्स में रिटेल ने अपने होल्डिंग को बढ़ाया पिछले क्वार्टर में, उनमें हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली 20 से 30%, क्योंकि रिटेल की बाइंग का फायदा उठाकर एफआईआईज ने सेलिंग की। तो ये खेल मार्केट में चल रहा है। तो इन लेवल्स पर जैसा कि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि वैल्यूएशंस को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल टेक्निकल्स हमें बोल रहे हैं, डिमांड सप्लाई हमें बोल रहा है कि मार्केट में तेजी है और मार्केट यहां से और भी ऊपर जा सकता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किया। अब यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि क्या निफ्टी ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है? दोस्तों, हमने देखा कि पिछली रैली में निफ्टी ने करीब 18,800 के लेवल के आसपास टच किया और उसके बाद से हमें लगातार निफ्टी में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और 17,000 के आसपास मार्केट पहुंच गया और वापस से अब हमें वहां पर बाउंस देखने को मिल रहा है। और ये रैली अगर आप देखिए, इस रैली में काफ़ी ज़्यादा हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो क्वेश्चन ये उठ रहा है कि क्या ये रैली 19,000 के लेवल तक निफ्टी को ले जाएगी? तो इसी का हम एक एनालिसिस करने वाले हैं, टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं, डिमांड सप्लाई के एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें फंडामेंटल्स का कोई रोल नहीं है। अगर फंडामेंटल्स में आप मेरे से पूछेंगे तो वो इस लेवल को जस्टिफाई नहीं करते हैं। मार्केट की असली वैल्यू बहुत नीचे है। इस वक्त हम जो एनालिसिस करने जा रहे हैं वो प्योरली टेक्निकल्स के बेसिस पर करने जा रहे हैं और हम इसके लिए यूज़ करेंगे एलियट वेव थ्योरी को और पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या निफ्टी 19,000 के लेवल को पार कर पाएगा। इसकी एक हम थियोरेटिकल एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस से भी आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम एलियट वेव को समझते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले एलियट वेव को समझते हैं। तो आप जो पैटर्न देख रहे हैं ये बुल मार्केट के एलियट वेव का पैटर्न है। अगर इसका आप मिरर इमेज कर लेंगे तो आपको बेयर मार्केट का भी पैटर्न दिख जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 8 वेव्स होती हैं, वेव की नंबरिंग होती है, वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5, ABC। तो वेव 1 वो वेव होता है जिसमें जो सबसे ज़्यादा स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, स्पेशली एफआईआईज, वो एंट्री करते हैं और ट्रेंड का सबसे पहले फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही वो खरीदारी करते हैं मार्केट ऊपर जाता है और इसके बाद जो है, चूँकि एक बड़े गिरावट के बाद ये ट्रेंड शुरू होता है, इसलिए जो रिटेलर्स होते हैं वेव 2 में अपनी पोजीशंस को एग्जिट करते हैं और उसके बाद वेव 3 शुरू होता है। और वेव 3 में जो है मोस्टली जो स्मार्ट
इन्वेस्टर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनको कई साल का तजुर्बा होता है, वो लोग एंट्री लेते हैं और एक बड़ा ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद वेव 4 आता है, जिसमें जिन्होंने वेव 1 में पोजीशन बनाई थी वो अपने पोजीशंस को कट करते हैं और फिर फाइनली वेव 5 में रिटेल वाले एंट्री करते हैं। तो ये एक पैटर्न, क्लासिक पैटर्न है, टेक्स्ट बुक स्टाइल पैटर्न है। तो इसमें अगर आप खास बात देखिए तो क्या है, पहली ये कि वेव 1 की जो साइज होती है वो आगे के पैटर्न के साइज को डिसाइड करती है, और वेव 3 जो होती है वो सबसे बड़ी वेव होती है, सबसे ज़्यादा मूवमेंट इसमें होती है। तो इन सभी वेव में अगर 1 2 3 4 5 में देखेंगे तो वेव 3 सबसे बड़ी वेव होती है। तो ये एलियट वेव का एक बेसिक पैटर्न है, लेकिन ये थ्योरेटिकल पैटर्न है दोस्तों। मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि जो शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग में कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 वेव्स के पैटर्न बने ही बने। तो अक्सर ऐसा होता है कि वेव 1 2 3 तक ही बनता है अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें। तो ये पैटर्न दोस्तों आपको 1 मिनट के चार्ट में भी दिखेगा, 5 के भी दिखेगा, 15 के भी दिखेगा, और अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें तो डेली और वीकली, मंथली पे भी दिखता है, क्योंकि मार्केट और नेचर जो है इसी पैटर्न पर काम करते हैं। तो अब इस वेव के पैटर्न को हम करंट निफ्टी के चार्ट पर खोजने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि अभी हमारा वेव 1 कहां पर बना और कहां पे खत्म हुआ, क्योंकि वेव 1 से ही आगे की वेव का भी जो है डिसीजन होगा। तो आइए हम अपने एल्गोस की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब अपने एल्गो की तरफ चलते हैं और उससे पूछते हैं कि हम किस वेव पर हैं। तो दोस्तों एल्गो ने हमें क्या बताया है, अगर आप इसे गौर से देखें तो हमारी जो वेव 1 है वो मार्च 27 को स्टार्ट हुई थी निफ्टी में, और वेव 1 अप्रैल 12 को खत्म हुई थी। तो इस वेव से हमें यह अंदाजा लगता है कि हमारी वेव 1 बन चुकी है, और अब आगे का क्या पैटर्न बन सकता है, आइए निफ्टी के चार्ट पर हम देखते हैं। तो अगर हम निफ्टी को चार्ट को देखें और देखें कि हमारे एल्गो ने हमें क्या बताया, तो हमारे एल्गो ने हमें बताया कि हमारा वेव 1 27 मार्च को शुरू होता है और वेव 1 जो है 12 मार्च को खत्म होता है। तो ये हमारा वेव 1 है, और इसकी टोटल लेंथ अगर हम देखें तो करीब 826 की पॉइंट्स की बनती है। और इसके बाद ये हमारा वेव 2 रहा, करेक्टिव वेव, और फिर अब हम वेव 3 पर चल रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया वेव 3 जो होता है वो वेव 1 से बड़ा होता है, यानी कि सबसे बड़ा वेव होता है। तो मिनिमम इसको वेव 1 से ज़्यादा का रन यहाँ पर देना चाहिए। तो वेव 1 चूंकि 826 पॉइंट का है तो इससे ज़्यादा का होना चाहिए। तो उस हिसाब से वेव 3 को अगर देखें तो 18,450 तक जाना चाहिए मिनिमम, तभी एलियट वेव की थ्योरी यहाँ पर सक्सेसफुल होगी। अब जैसा कि मैंने बताया कि वेव 1, वेव 2, वेव 3 ये तो बनते हैं, वेव 4, वेव 5 की कोई गारंटी नहीं है। तो अगर एलियट वेव इस सिचुएशन में काम करेगा तो यहाँ तक हम देख सकते हैं, लेकिन अगर हमें 5 वेव बनते हुए दिखाई दिए इस मार्केट में तो हम 19,100 के लेवल को पार कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो थ्योरेटिकल एलियट वेव होता है उसमें ये कहा जाता है कि 5 वेव बनते हैं, उसके बाद ABC बनता है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के आप चार्ट्स को देखेंगे तो उसमें इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम जो है 2 तरीके से काम करते हैं एलियट वेव में। पहला ये कि हम 1 2 3 वेव 3 पर आकर हम रुक जाते हैं, और दूसरा ये कि हम 5 वेव्स बनने का इंतज़ार करते हैं, फिर हम शॉर्ट करते हैं। तो फिलहाल एलियट वेव को देखकर हमें ये लग रहा है कि वेव 3 में हम हैं इस वक्त, और वेव 3 अभी चल रही है और इसे मिनिमम 18,450 तक जाना है। उसके बाद की प्रैक्टिकल सिनेरियो में कोई गारंटी एलियट वेव नहीं देता है। तो क्लियरली अगर हम एलियट वेव को पूरी तरीके से उस पर विश्वास करते हैं थ्योरेटिकल मॉडल पर, तो 19,000 की पॉसिबिलिटी है। दैट डजंट मीन कि 19,000 आएगा, इट इज जस्ट सेइंग कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी बेस्ड ऑन द करंट स्ट्रक्चर। तो ऐसा नहीं है कि अब जाकर हमें 19,000 का कॉल खरीद लेना है, वो आएगा ही आएगा। लेकिन डेफिनेटली इस थ्योरी के हिसाब से और इस पैटर्न के हिसाब से मार्केट में बुलिशनेस है। फिलहाल हमें
450 500 तक का ही प्रेडिक्टिव वैल्यू इस पैटर्न में हमें दिखती है। उसके बियॉन्ड में हम तभी कह पाएंगे जब वो पैटर्न वहाँ तक पहुँचेगा। तो दोस्तों ये थी एलियट वेव की एनालिसिस और इसमें तो हमें बुलिश पैटर्न ही दिख रहा है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमें अब बाइंग करना चाहिए और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या हम ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं। अगर हम इन्वेस्टर हैं तो एज एन इन्वेस्टर हमें वैल्यू ढूंढना चाहिए। तो अगर आपको वैल्यू किसी स्टॉक में या सेक्टर में दिखती है तभी लेना चाहिए। मार्केट में तो वैल्यू नहीं है डेफिनेटली, और फंडामेंटल्स भी वीक हैं, बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, चाहे इंडिया हो चाहे यूएस हो। तो फिर भी कुछ स्टॉक्स में आपको वैल्यू दिख जाएगी, कुछ सेक्टर में दिख जाएगी, तो उसमें इन्वेस्ट ही करिए। ब्रॉड बेस्ड बाइंग इस लेवल पर तो करना ज़्यादा रिस्क होगा मेरे अनुमान के हिसाब से। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो क्या करना चाहिए? देखिए, ट्रेडर चाहे 10,000 का लेवल हो चाहे 19,000 का लेवल हो, वो कभी भी खरीद सकता है, कभी भी शॉर्ट कर सकता है, क्योंकि उसका आउटलुक छोटा होता है, कुछ दिनों का होता है, और साथ में उसके प्रोडक्शन के लिए स्टॉप लॉस भी होता है। और जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं वो हेजिंग के साथ ट्रेड भी करते हैं, तो वो तो कभी भी एंट्री कर सकता है। अब अगर आप ट्रेडर हैं तो क्या हमें इस बुलिश मार्केट में कॉल खरीद के बैठ जाना चाहिए? ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि देखिए इस तरीके के मार्केट में जब तेजी से मार्केट ऊपर जाता है तो तेजी से गिरता भी, और अक्सर हम देखते हैं कि वो एग्जिट का मौका भी नहीं देता। तो फॉर एग्जांपल अगर यूएस मार्केट में अचानक कोई एक नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो हमें मार्केट में एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है और हम फंस भी सकते हैं। इसलिए अगर हमें ट्रेड लेना ही है तो हमें हेजिंग के साथ ही लेना चाहिए। और किस डायरेक्शन में लेना चाहिए? तो अगर आप कैश में नहीं बैठ सकते, क्योंकि कई ट्रेडर्स की मजबूरी होती है, उन्हें ट्रेड लेना ही पड़ता है, तो अगर आपको ट्रेड लेना ही है तो इट इज़ बेटर टू गो विथ ट्रेंड एटलीस्ट नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए। तो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में बुलिश ट्रेड्स को हम कुछ दिनों तक जो है ले सकते हैं, ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। तो लेवल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ये फ्रेश लेवल्स हैं। तो 43,401 इसके ऊपर हम ट्रेंड को राइड कर सकते हैं बैंक निफ्टी के केस में, लेकिन ये अब स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं। इससे नीचे हमें पोजीशंस को कट कर लेना चाहिए, क्योंकि तेजी आएगी तो वो 400-500 पॉइंट तो नीचे आपको गिरा के छोड़ देगी, तो उसमें आपको अच्छा खासा घाटा हो सकता है। तो इसलिए इस लेवल पर हेजिंग के साथ रहिए और इस लेवल से नीचे पोजीशंस को कट कर दीजिए। ध्यान रहे कि इसके नीचे हमें सेल फिलहाल नहीं करना है अगले कुछ दिनों तक। और अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का जो फ्रेश लेवल है 18,162, इसके ऊपर हम बुलिश रह सकते हैं। वंस अगेन ये लेवल अगर नीचे की तरफ आता है, इससे नीचे निफ्टी आता है, तो हमें शॉर्ट नहीं करना। अभी शॉर्ट करने का मार्केट नहीं है। अभी हमें देखना है कुछ दिनों तक कि कैसे ये ऊपर के लेवल पर रिएक्ट करता है, फिर ही हम शॉर्ट का सोच सकते हैं। तो फिलहाल ये दो लेवल हैं, बैंक निफ्टी के 43,401 एंड निफ्टी के 18,162। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।